मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि आज का ये इजलास दारुल क़ज़ा के क़याम और उसके इफ्तिताह के सिलसिले में बुलाया गया है। दारुल क़ज़ा की शरई अहमियत और ज़रूरत क्या है, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह अभी हम अपने अकाबरीन की गुफ्तगू सुनेंगे कि निज़ाम क़ज़ा या अपने इख्तिलाफ़ात और झगड़ों को शरीयत के मुताबिक हल कराने को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कई जगह उसका जिक्र किया और अक्सर मकामात पे अल्लाह ने ये फरमाया कि इख्तिलाफ़ात और झगड़ों को शरीयत के मुताबिक हल कराना ये ईमान का जुज़ और ईमान की शराइत में से। अल्लाह कहीं फरमाता है कि अगर तुम्हारा इख्तिलाफ और झगड़ा हो तो तुम उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अगर इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान वाले हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। ईमान अपने इख्तिलाफात और झगड़ों को शरीयत के मुताबिक हल कराना, ये कुरान करीम में शरीयत मुतहरा में ईमान का जुज़, ईमान का हिस्सा और ईमान की शराइत में से जिक्र किया गया है। बहरहाल मेरी गुफ्तगू का मौजू शरई अहमियत और ज़रूरत पे नहीं है। मैं असल अपनी गुफ्तगू में दो तीन चीज़ें जो आम तौर से जब आज के दौर में दारुल क़ज़ा का क़याम होता है तो लोगों के जहनों में सवालात आते हैं, और वो सवाल एक दो मरतबा आपने टीवी डिबेट में भी सुना होगा। मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। बाकी शरई अहमियत और ज़रूरत के मौजू पे इंशाअल्लाह काबरीन का खिताब हम समाअत फरमाएंगे। सबसे पहला एतराज़, जब भी हम कहीं दारुल क़ज़ा कायम करते हैं तो लोगों के जहन में आता है, और इस पर टीवी डिबेट भी चली, कि मुसलमान यहाँ के आइन पर या यहाँ की अदालतों पर भरोसा नहीं रखते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि हम हर ज़िले में एक दारुल क़ज़ा यानी शरिया कोर्ट चलाएंगे। जब हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए एक निज़ाम है, एक आइन है, एक अदालत है, तो अपने इख्तिलाफ और झगड़ों को अदालतों के बाहर ले जाकर के हल करना, अपना अलग निज़ाम कायम करना, ये मुल्क से गद्दारी है। ये ताअस्सुर देने की, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं इसी बात की पहले वजाहत करना चाहता हूँ कि दारुल क़ज़ा का क़याम ये मुल्क के खिलाफ है या मुल्क के हक में है, ये अदालतों के मुखालिफ है या अदालतों का मुआविन है। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले गौर करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की अदालतों का क्या हाल है। आज आप गूगल पे, जहाँ पे हुकूमत जो है पेंडिंग केसेस और अदालतों का डेटा शेयर करती है, आप सर्च कीजिएगा, NDGA करके ऐसे है एक वेबसाइट, तो उस पर आज की डेट में डाला है कि इस मुल्क में आज की डेट में 4,44,42,000 मुकदमात पेंडिंग है। इस मुल्क में तकरीबन 4,44,00,000 मुकदमात ज़ेरे गौर है। 2019 में जब इस मुल्क में पेंडिंग केसेस की तादाद 3.5 करोड़ थी, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस काटजू ने एक मरतबा अपनी स्पीच में कहा कि अगर आज के बाद इस मुल्क में कोई नया केस दर्ज ना किया जाए, सिर्फ पुराने केसेस को हम सॉल्व करें, तो जो हमारा जुडिशरी का अदालती निज़ाम है उसके मुताबिक उन पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने में कम से कम 350 साल लगेंगे। सिर्फ पेंडिंग केसेस को हल करने में 350 साल लगेंगे। एक चीफ जस्टिस गुजरे, तो जस्टिस KG बालाकृष्णन, उन्होंने कहा कि इस तरह पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं, जो मौजूदा सिस्टम है ये हमारा भ्रष्ट हो चुका, खत्म हो चुका, हम इंसाफ टाइम पे नहीं फराहम कर पाएंगे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जब हमारे चीफ जस्टिस थे TS ठाकुर जी, तो नरेंद्र मोदी जी और सारे वज़राए आला और पूरे मुल्क के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जितने थे, उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जितने जजेस हमें दिए गए हैं, इन जजों के इतने जजों से हम टाइम पे इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। उनकी रोती हुई तस्वीर छपी थी और कहा था इतने जजों से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम 70,000 जजेस चाहिए।
उस वक्त ये बहस अखबारों में, मीडिया में चली कि 140 करोड़ आबादी के लिए कितने जजेस हों तो इंसाफ टाइम से मिलेगा। तो रिपोर्ट आई कि 140 करोड़ आबादी के लिए तकरीबन जो ग्लोबल रेशियो है उसके एतबार से 1.25 लाख जजेस होने चाहिए। टी.एस. ठाकुर जी ने कहा था 70,000 जज चाहिए। लोगों की रिपोर्ट थी कि 1.25 लाख जज होने चाहिए। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जजों की वैकेंसी सिर्फ 25,000 है। जज चाहिए 1.25 लाख, ताकि टाइम से लोगों के इख्तिलाफ और झगड़े हल हो जाएं। और जज हैं कितने? 25,000। उसमें से भी 4-5 हजार सीटें हमेशा खाली रहती हैं। 20,000 जज काम करते हैं। उसकी सूरत हाल ये बनी कि पेंडिंग केसेस इतने ज्यादा होने लगे, क्रिमिनल केसेस और जमीन जायदाद के मुकदमे छोड़िए। 2017 में एक मामले में फैसला आता है, दो हिंदू शौहर बीवी का। दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा कि इनका मामला फास्ट ट्रैक अदालत से हल किया जाए। तो 2017 में फास्ट ट्रैक अदालत ने उनको डिवोर्स की डिक्री दी, उनका निकाह, उनकी शादी खत्म की। मुकदमा कब दर्ज हुआ था? उनकी शादी हुई थी 1989 में। 1993 से अलग रहते थे। मुकदमा चलते चलते तलाक मिली 2017 में। हम गोवा गए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के साथ। एक हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनके यहाँ नाश्ते की दावत थी। उन्होंने वो कहने लगे कि एक डिवोर्स के पेपर पे जब मैंने साइन किया, लड़की को डिवोर्स की डिक्री दी, वो लड़की वहीं अदालत में रोने लगी। कहने लगी, जज साहब हमने तो ये मुकदमा 24 साल पहले दर्ज कराया था, तलाक 24 साल पहले मांगी थी। अब आपने तलाक दी है तो मैं इसको लेके, तलाक को लेके करूंगी क्या? अभी इसी साल 2 महीना पहले एक फैसला आपने अखबारों में, बहुत से अखबारों में छपा था कि आप पढ़े होंगे कि एक शौहर बीवी का झगड़ा था। जो बेटा उनसे हुआ था, बेटा बाप के पास रहता था। जब बाप ने उस बेटे की शादी कर दी, जिस दिन शादी थी उसके 2 दिन के बाद उनके माँ बाप में तलाक हो रहा। तो सिचुएशन, पेंडिंग केसेस इतने बढ़ने लगे कि हमारे जजेस परेशान, जजेस हमारे परेशान हो रहे हैं कि इस सिचुएशन में हम करें तो क्या करें। एक तो वजह यह है कि जजेस की तादाद कम है। एक दूसरी वजह भी ये है कि हमारे एक चीफ जस्टिस ई अहमदी साहब से किसी ने सवाल किया था, तो उनसे पूछा कि पेंडिंग केसेस बढ़ क्यों रहे। उन्होंने कहा असल में पेंडिंग केसेस बढ़ने का एक रीजन ये है कि पहले हमारे मुल्क में परिवार का और खानदान का जो निजाम था वो बहुत मजबूत था। अब खानदानी निजाम बड़ा दरहम बरहम हो गया। पहले घर में झगड़ा होता था तो घर का जो बड़ा होता था वो हल कर देता था, या खानदान का जो बड़ा होता था या गांव का प्रधान हल कर देता था। अब छोटे मोटे झगड़े अदालतों में पहुंचने लगे, इसलिए भी पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जजों की तादाद बढ़ाना ये हमारे इख्तियार में नहीं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो खानदानी मोहब्बत, वो खानदान को एकजुट करना, अब वो कर पाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो कम से कम अगर हम एक कम्युनिटी के लेवल पर मुसलमानों को यह आमादा करें कि अपने मामलात दारुल कदा से हल कर लो, ताकि मामलात अदालत में ना जाएं, ताकि अदालतों का बोझ न बढ़े, तो आप बताइए कि ये दारुल कदा के जरिए जो मामले हल होंगे वो अदालतों के पेंडिंग केसेस को कम करने वाले होंगे। तो ये अदालतों का मुआविन है या मुखालिफ है? जाहिर सी बात है, जिस पेंडिंग केसेस की रफ्तार से वो लोग परेशान हो रहे हैं, हम उनकी तादाद को कम कर रहे हैं। एक साहब ने सवाल किया, काजी साहब कितने मामले आप सालाना हल कर देंगे जो पेंडिंग केसेस कम हो जाएंगे? समंदर से चंद कतरे हासिल निकाल लेने से समंदर का पानी कम नहीं होता। ये भी एक गलत फहमी है। आपको मैं बताऊं कि दारुल कदा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काम करते हैं, उसमें सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं। कभी कभी कारोबारी मामले आते हैं, लेकिन बहुत कम, ज्यादा फैमिली झगड़े आते हैं। अभी मैं दारुल कदा के जायजे के लिए मुंबई गया था। मुंबई के अतराफ में कुल हमारे 10 दारुल कदा हैं, पनवेल से लेकर के मुंबई तक कुल 10 दारुल कदा काम कर रहे हैं। उस 10 दारुल कदा में पिछले साल सन 1444 हिजरी में कुल 1000 मामले दर्ज हुए।
अब ये बताइए, वो 1000 मामले जो फैमिली डिस्प्यूट हैं, मैं मानता हूं उसमें 25-50 मामले ऐसे होंगे जो जमीन जायदाद के झगड़े होंगे, लेकिन 900 मामले कम से कम ऐसे थे जो शौहर बीवी के झगड़े थे। अगर ये शौहर बीवी के झगड़े अदालत में जाते तो क्या होता? हमारे यहाँ तो एक मामला बना, लेकिन अगर अदालतों में जाते तो हर लड़की कम से कम 3 मुकदमा कोर्ट में करती। पहला दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मारपीट का, ये मुकदमा दर्ज करती। दूसरा केस वो करती सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का मुतालबा करती। तीसरा केस वो करती कि हमें डिवोर्स चाहिए, 1939 का जो कानून है उसके तहत डिवोर्स का मुतालबा करती। 3 केस हर लड़की करती जो अलग अलग चलते, बल्कि दहेज का और डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो भी अलग अलग चलता है। तो 3 केस हर लड़की करती। चौथा केस जो करती है लड़का करता कि मुझे अपनी बीवी की रुखसती चाहिए। तो ये 900 केसेस अगर अदालत में जाते तो कम से कम 3500 केसेस बनते। और दारुल कदा में कोई भी मामला 1 साल का जिससे ज्यादा पुराना हमें मुंबई के दारुल कदा में नहीं मिला, जबकि अदालतों की रिपोर्ट यह है, खुद पार्लियामेंट में हुकूमत ने कहा कि सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हमें 3.5 साल लगता। तो ये 3500 केसेस 3 साल चलते तो कम से कम 9000 केसेस का बोझ अदालतों पे पड़ता। दारुल कदा ने 1 साल में, उस 10 दारुल कदाओं ने मुंबई की अदालतों से 9000 केसेस कम कर दिए। 9000 केसेस कम कर दिए। ऐसी सूरत हाल में हम बता सोचें, क्या अदालत तशरीफ रखे आ जाए, तो 9000 केसेस कम हुए। तो आप लोग खुद सोचें कि ये दारुल कदा जो है ये अदालतों का मुआविन है या अदालतों का मुखालिफ है। हजरत तशरीफ ले आए हैं, इंशाल्लाह अभी हजरत की गुफ्तगू होगी। मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप पुरसुकून होकर के, तो एक एतराज जो था मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि जब यहाँ हिमाचल में कोशिश हो रही थी तो बहुत से लोगों ने एतराज किया था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उस एतराज का ये जवाब दूं। तो दरअसल जो लोग ये कहते हैं कि दारुल कदा ये अदालतों का मुखालिफ है, वो अगर ये डेटा देखें तो वो यकीन करेंगे कि दारुल कदा ने इस मुल्क की अदालतों का बहुत बड़ा बोझ कम किया। हमारा ये आज 88वां दारुल कदा होगा। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 87 दारुल कदा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हमारे जहनों में आती है कि हमारे दारुल कदा के फैसले में, दारुल कदा को जो है फैसले की कानूनी हैसियत क्या होगी। अगर काजी साहब जो यहाँ काम करेंगे, अगर वो किसी मामला में फैसला करें तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। मैं क्योंकि हजरत तशरीफ ले आए हैं, मैं उन मुख्तसर करके 2-3 बातों को अर्ज करना चाहता हूँ। तो कानूनी हैसियत की जहाँ तक बात है, जो अभी की रिपोर्ट जो मेरे सामने है मैं उसको पेश कर रहा हूँ कि मुंबई के 1000 जो मामले मैंने बताए कि 10 दारुल कदाओं में 1000 मामला आया, जिसमें से 955 मामले ऐसे थे जिसमें दोनों फरीक एक पॉइंट पर राजी हो गए, एग्रीमेंट कर लिया, चाहे सोलह पे, चाहे खुला पे, चाहे रुखसती पे, एक पॉइंट पे काजी साहब ने काउंसलिंग के जरिए हल करा दिया। तो जिन मामले में फरीकैन एक पॉइंट पर आकर के एग्री कर गए, राजी हो गए खुला पे या तलाक पे, तो आप किसी भी एडवोकेट से पूछ लीजिएगा, मीडिएशन एंड कैंसिलिएशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट ये कहता है कि अगर दो पार्टी अदालत के बाहर अपना मामला हल करते हैं तो उसकी कानूनी हैसियत हासिल होगी। दूसरा मसला, जिन मामलों में काजी साहब ने फैसला लिखा, आज तक 1994 में पहला दारुल कदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी निगरानी में कायम किया। कई मामले कोर्ट में गए, काजी का फैसला अदालतों में चैलेंज हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी फैसले को अदालतों ने पलटा नहीं, बाकी रखा है। एक भी फैसला ऐसा नहीं। अभी जयपुर हाईकोर्ट में 2 मामला गया, काजी साहब ने जो फैसला किया अदालत ने भी वही बाकी रखा। एक जगह काजी साहब का फैसला बाकी तो नहीं रखा, अकोला में एक मामला गया,
काजी साहब का मामला पूरा सुना। काजी साहब ने निकाह खत्म कर दिया था, लड़के ने उस फैसले को चैलेंज कर दिया। जज साहब ने सुना, सुनने के बाद कहते हैं कि देखिए काजी साहब के फैसले को तो हम खारिज करते हैं, लेकिन काजी साहब ने लड़की को दूसरी शादी करने की जो इजाजत दी है, हम उसको दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकते, उसको शादी करने की इजाजत है। एक तरफ फैसला खारिज कर दिया, दूसरे फैसले को नाफिज भी करा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये सूरत हाल नहीं पेश आई। तीसरा सवाल जो हम लोगों के जहनों में आता है कि दारुल कज़ा में कौन अपने मामलात लेके जाएगा। मुसलमान कहीं अदालतों में या पुलिस स्टेशन में बुलाने पे तो आते नहीं, दारुल कज़ा में कौन आएगा। मैं अभी अंधेरी वेस्ट दारुल कज़ा का जायजा लेने के लिए गया। अंधेरी वेस्ट का जो दारुल कज़ा है वो उस इलाके में, अंधेरी वेस्ट में सब बॉलीवुड के लोग रहते हैं, हीरो हीरोइन का बंगला उधर है। तो मैंने देखा कि अंधेरी वेस्ट के मामलात कम है, लेकिन अंधेरी ईस्ट के ज्यादा है। काजी साहब तो उस मामले में बात कर रहा था, तो फाइल देखी तो उसमें एक फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, नाम नहीं ले सकता, उनकी बेटी का मामला दारुल कज़ा से हल हुआ। वो खुद बोले काजी मैं चाहता तो अदालत जाता, लेकिन इतना लंबा वक्त लगेगा, मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। एक डायरेक्टर हैं उनके भाई, और फिर वो है नडियाड वाला करके, उनका मामला खुद दारुल कज़ा में हल हुआ। एक मामला जो दारुल कज़ा में नहीं हल हुआ, नाम तो ले सकता हूँ, वो दारुल कज़ा ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, यानी बॉलीवुड जिनके बारे में हमारा तस्वुर है उनका दीन से क्या, लेकिन जरूरत ऐसी है कि वो कहते हैं हम अदालत नहीं जाएंगे, लंबा वक्त लगेगा, वो दारुल कज़ा आते हैं। आपने अखबार में आजकल चल रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर है, उसकी बीवी आलिया सिद्दीकी पहले दारुल कज़ा आई, कहा हमारा यहाँ से खुला करा दो, उसने जो बंगला और जो गाड़ी दी है सब वापस कर दूंगी, सिर्फ खुला करा दो। काजी साहब ने नोटिस भेजी, वो अकड़ गया कि हम नहीं आएंगे, तुम मजिस्ट्रेट बन रहे हो, बहुत कुछ उसने कहा। काजी साहब ने एक दो फिल्मी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहा उसको समझाओ कि वो दारुल कज़ा में आके पैरवी करे। लोगों ने कहा कि नहीं वो अदालत जाना चाह रहा है तो छोड़ दीजिए। बहरहाल कानूनी मजबूरियों की वजह से काजी साहब ने उसका मामला नहीं लिया, लड़की चली गई कोर्ट में। अखबारों में आजकल तस्वीर आ रही है। अगले दिन जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी काजी साहब के पास आते हैं, काजी साहब मेरा खुला यहीं से करा दो, हम अदालत में पैरवी नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि वहां वक्त, पैसा, टाइम इतना खर्च होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। जो मैंने बताया पेंडिंग केसेस इतने हैं कि एक एक फैसला आने में 25-25 साल लग जाता है। इसलिए लोगों का रुझान, गोवा में हमने दारुल कज़ा कायम किया, जहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू है, जहाँ के बारे में अय्याशियों का लोग जिक्र करते हैं, लेकिन वहां पे भी लोग दारुल कज़ा में आ रहे हैं। तो दारुल कज़ा ये अदालतों का मुखालिफ नहीं, अदालत का मुआविन है। इस मुल्क की जरूरत है, इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए जरूरत है। बहैसियत मुसलमान नहीं, बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी जरूरत है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमानी फरीदा है कि हम अपने झगड़े को ईमान से, शरीयत से हल कराएं, लेकिन बहैसियत हिंदुस्तानी इस मुल्क में पेंडिंग केसेस इतने बढ़ रहे हैं, हमारा फरीदा है कि अगर हम इंसाफ कायम करना चाहते हैं अपने समाज में, अपने मुल्क में, अपनी जुडिशरी की हेल्प करना चाहते हैं, तो हमें अपने झगड़े दारुल कज़ा से हल कराना चाहिए। आखिरी बात, दारुल कज़ा जो यहाँ कायम होगा उसका ऐलान अभी होगा, काजी साहब को हलफ दिलाया जाएगा। एक लाइन, दो लाइन में मैं उनके मुख्तसर रिपोर्ट बता दूं कैसे काम होगा। यहाँ पे कोई लड़की 5-6 मुतालबात के लिए एप्लीकेशन दे सकेगी, तहकीके तलाक का, तहकीके निकाह का, या जो है मुतालबे खुला, मुतालबे तलाक, मुतालबा फस्खे निकाह, या बच्चे की कस्टडी का मुतालबा, मेंटेनेंस का मुतालबा, इसी तरीके से बच्चे को पालने की उजरत का मुतालबा, इनके लिए लड़की एप्लीकेशन दे सकती है। लड़का जो है वो रुखसती के मामले के लिए दर्ज कर सकता है, बच्चे की कस्टडी के लिए मामला दर्ज करा सकता है, और हकीयत यानी वरासत वगैरह के मसले के लिए दारुल कज़ा में एप्लीकेशन दे सकता है। दारुल कज़ा में एप्लीकेशन आने के बाद काजी साहब फरीके डोम को इत्तला भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, उसका जवाब आता है नहीं आता है तो वहाँ के पड़ोसियों से, वहाँ के वकला से, वहाँ के अमायदीन शहर से, वहाँ के अइम्मा से काजी साहब कहेंगे फरीके डोम को दारुल कज़ा लाओ।
वो आएगा, पहले काउंसलिंग की जाएगी, दोनों के बीच में मामला सुना जाएगा। 1-2 तारीखों पे काजी साहब मामला सुनेंगे। अगर काउंसलिंग के जरिए मामला हल नहीं हुआ तो काजी साहब फिर दोनों की बात सुनेंगे, दोनों के बयान रिकॉर्ड करेंगे, गवाहों का बयान रिकॉर्ड करेंगे और शरई तस्फिया जो भी होगा, शरई फैसला वो सुना देंगे। ये प्रोसेस है। अगर उस फैसले से किसी को अपील एतराज होगा तो वो दिल्ली दफ्तर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है। इस तरह दारुल कज़ा का निज़ाम यहाँ पे चलेगा इंशाअल्लाह। बस ये जो गलतफहमी है कि दारुल कज़ा मुल्क के खिलाफ है, ये बिल्कुल सरासर ये जो है प्रोपेगेंडा है। ये अदालतों का मुआविन और मुल्क की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको निज़ाम कज़ा के कायम करने और अक्सरियत को नाफिज करने और दारुल कज़ा को मुफीद और मुस्तफीद बनाने के तौफीक अता फरमाए।